हे गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक? वेलकम बैक टू स्कैफोल्ड केमिस्ट्री। मैं हूं अरुणिमा और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 11th 12th जेई नीट के केमिस्ट्री टॉपिक्स को। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसका जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो हमने पहले वाले वीडियो में कवर कर दिया है। तो अब जो भी बाकी के लॉज हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर उसको लेके कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी सेकेंड वाले लॉ के साथ। ओके, तो ये है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो ये है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर एक कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है एक कंपाउंड को, एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए, तो वो एलिमेंट्स जिस मास के रेशियो में एक और एक के साथ कंबाइन कर रहा है वो रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे H2O, ठीक है, तो H2O का मतलब क्या है? H2O का मतलब ये है कि देखो मास कितना है हाइड्रोजन का? 2 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है? 16 ग्राम। तो यहाँ पे देखो 2 H है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कंबाइन किसके साथ कर रहा है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ H2O, अब नदी का पानी ले लो, H2O मतलब पानी, तो नदी का पानी ले लो, पॉन्ड का पानी ले लो, या लैब में जो प्रिपेयर्ड है डिस्टिल्ड वाटर वो ले लो, जो भी पानी ले लो, हमेशा क्या होगा? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ही 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ जब कंबाइन कर रहा है, वो किस रेशियो में कर रहे हैं? हमेशा एक डेफिनेट मास के रेशियो में कर रहे हैं। तो इसका कितना रेशियो होगा? इसका रेशियो है, ये 2 है, ये 16 है, तो रेशियो कितना आया? 1:8। तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब खुद के साथ कंबाइन करेंगे तो हमेशा क्या होगा? हमेशा जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स हैं, एक डेफिनेट रेशियो ऑफ मास के साथ क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। समझ में आया? और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सोचो कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, आप कॉपर नाइट्रेट आप नेचुरली ले लो या सिंथेटिकली ले लो, हमेशा क्या होगा? हमेशा 1 पार्ट ऑफ कॉपर का मास, कॉपर का जितना मास है वो हमेशा क्या करेगा? नाइट्रोजन का जो मास है उसके डबल मास के साथ कंबाइन करेगा। देख लो यहाँ से पता चल रहा है कि हमेशा क्या होगा? अगर कॉपर का मास, सपोज कॉपर का मास जितना भी है, ठीक है, कॉपर का मास सपोज है Y, और NO3, इस पूरे का मास कितना हो गया? इस पूरे का मास सपोज X। तो क्या होगा? हमेशा Y मास जो है, Y ग्राम ऑफ कॉपर टू X ग्राम ऑफ नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस, इसके साथ कंबाइन करेगा हमेशा। वो सिंथेटिकली हो या सिंथेटिकली हो या नेचुरली हो, जब भी होगा क्या होगा? कॉपर का जितना मास है वो नाइट्रेट के 2 टाइम्स मास के साथ कंबाइन करेगा। तो यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस states that whenever a compound is formed, the constituent particles or the constituent elements always combines in a fixed or combines with a fixed ratio of mass. ठीक है, तो क्या है? लिख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स
that for a particular compound the constituent particles always combines in a fixed proportion of mass। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उस कंपाउंड को तैयार करना है, अगर उस कंपाउंड को तैयार करने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो हमेशा, वो कंपाउंड को आप नेचुरली लो या सिंथेटिकली लो, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में क्या होगा, कंबाइन होगा। सपोज A to B, तो इसमें क्या होगा, 2 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ A का जो मास है उसका 2 टाइम्स हमेशा क्या होगा, B के मास के साथ कंबाइन करेगा। अब A to B को आप नेचुरली ले लो, नेचर में से ले लो, या A to B को आप लैब में प्रिपेयर कर लो, ठीक है, जब भी करोगे क्या होगा, A का जो मास है उसका 2 टाइम्स B के मास के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। यही है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शंस क्या है, प्रोपोर्शंस है प्रोपोर्शंस ऑफ मास, जो मास में है, जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं उनका मास हमेशा क्या होगा, डेफिनेट होगा, डेफिनेट प्रोपोर्शंस में वो एक और एक के साथ कंबाइन करेगा। ओके, कंप्लीट है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, समझ में आ गया। चलो इसे क्लियर करते हैं। थर्ड लॉ क्या है, लिखते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। देखो अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या है, इसे समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। देखो H2 + O2 क्या तैयार होगा, H2O। अब इसे बैलेंस कर लो, बैलेंस करोगे तो क्या होगा, हमें पता चलेगा ये है हाफ। ओके, ठीक है। अब फिर से H2 + O2 ले लो, क्या तैयार होगा, H2O2। ओके, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट्स या स्टोइशियोमेट्री में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखते हैं, ये लॉ ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है, जब दो सेम रिएक्टेंट्स, ठीक है, दो सेम रिएक्टेंट्स एक साथ कंबाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स दे, ठीक है, तब अगर एक रिएक्टेंट का मास फिक्स्ड हो, जैसे इसका मास ले लेते हैं 2 ग्राम, इसका भी है 2 ग्राम, तो एक रिएक्टेंट का मास अगर फिक्स्ड हो और दूसरा जो रिएक्टेंट है उसका मास अगर चेंज हो, जैसे इसमें कितना है, इसमें ये हो गया 1, तो इसका मतलब 16 ग्राम, और इसमें कितना है 16 × 2 32 ग्राम, तो ये फिक्स्ड है। एक रिएक्टेंट का मास अगर फिक्स्ड हो और दूसरे रिएक्टेंट्स जो हैं वो अगर वो जिस मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं उनका मास अगर चेंज हो, तो फिर जिसका मास चेंज हो रहा है, इन दोनों का जो चेंजिंग मास है, इनका जो चेंजिंग मास का जो रेशियो होगा 16:32, ये हमेशा क्या होगा, सिंपल होल नंबर्स होंगे। समझ में आया, तो इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा 1:2। ओके, तो क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि जब दो सेम रिएक्टेंट्स एक साथ कंबाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स करेंगे तो फिर एक रिएक्टेंट के मास को अगर हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, और दूसरे के मास को हमने चेंज किया, तो जिसका मास हम चेंज कर रहे हैं उसके चेंजिंग मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, the ratio will be always simple whole numbers. Okay, the ratio is always simple whole numbers. Okay, होप समझ में आ गया। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन ये है कि whenever two same reactants, ठीक है, whenever two same reactants combines to form two or more different products whenever two same reactants combines to form two or more different products, then if the mass of one reactant remains fixed, then the ratio of the changing masses of the other reactant is always simple whole numbers. Okay, सही है। चलो, so whenever two same reactants combines to form two or more different products, then if the mass of one reactant, एक reactant का मास अगर फिक्स्ड है और दूसरे reactant का मास अगर चेंज हो रहा है, तो जिस reactant का मास चेंज हो रहा है उसका जो मास है, जो चेंजिंग मासेस है, अगर उनका रेशियो करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियोज होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। सेकेंड लॉ में क्या है, सेकेंड लॉ में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है, एक्सेप्शन है CH4 जिसे कहते हैं मीथेन, C2H6 मतलब ये है मीथेन, इथेन, ठीक है, और भी है प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका मतलब C3H8 और है C4H10। इनका जो रेशियो होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका जब रेशियो करेंगे, इसमें क्या है, फिक्स्ड मास
कार्बन का फिक्स्ड मास होगा और हाइड्रोजन के मासेस डिफरेंट होंगे। तो हाइड्रोजन के मासेस का जब हम रेशियो करेंगे क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या आना चाहिए, लॉ के हिसाब से एक सिंपल प्रोपोर्शन एक सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए, सिंपल नंबर्स, सिंपल होल नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। जो भी रेशियोज होंगे, जो नंबर्स होंगे वो क्या होने चाहिए, सिंपल होल नंबर्स। लेकिन क्या दिखता है, होता क्या है, 4:3:2.6:2.5। तो ये सिंपल रेशियो नहीं है, सिंपल होल नंबर्स नहीं है, तो इसलिए ये है क्या, एक्सेप्शन। तो सीबीएसई वालों को ये नहीं चाहिए होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों की। सो अभी हमें देखना है और एक लॉ नंबर 4 जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। सीबीएसई वालों को ये वाला लॉ नहीं पढ़ना है, ये उनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को लाइक जेई एडवांस्ड, जेई मेंस, इन लोगों को ये वाला लॉ पढ़ना है जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ठीक है। देखो लॉ क्या है, कार्बन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या तैयार होगा, कौन सा प्रोडक्ट देगा, CH4 दैट इज मीथेन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, H2O, ठीक। ये हम देख लेते हैं कि CH4 है और ये क्या है, H2O। अब अगर कार्बन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन एक के साथ, मतलब ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, CO2, ओके। अब देखो कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 4, तो 12:4 रेशियो करो तो कितना आएगा, रेशियो करोगे तो 6:2, इसका मतलब कितना होगा, 3:1 हुआ। तो इसका रेशियो कितना आया, इसका रेशियो आ रहा है 3:1, तो रेशियो है 3:1, ओके। अब H2O का रेशियो करो, H2O का अगर रेशियो करोगे तो कितना है, 2:16, इसका मतलब 1:8, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना आया, 1:8। अब इसका है 3:1 और इसका है 1:2। अगर इन दोनों का रेशियो करोगे तो कितना होगा, इन दोनों का मिला के अगर CH4 और H2O का रेशियो करोगे तो कितना आएगा, 3:8, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे CO2 में आ जाओ, CO2 में आओ तो यहाँ पे CO का कितना है, कार्बन का कितना है 12, O2 का कितना है 16 × 2 32, तो ये कितना हो रहा है, ये करोगे 3:8, ठीक है। ये कितना आया 3:8। देखो अब इन दोनों का रेशियो भी कितना आया 3:8, और ये जब कंबाइन कर रहे हैं तो इनका भी रेशियो कितना आया 3:8। तो इसका मतलब ये लॉ क्या है, देखो जब एक रिएक्टेंट या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, दूसरा अलग एलिमेंट वही सेकेंड वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक। तो मतलब दो अलग अलग एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो जब ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है और ये इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं तो इनका जो रेशियो होगा, इनका रेशियो कितना है 3:8। तो इनका जो रेशियो होगा बाय मास, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो इनका भी रेशियो क्या होगा 3:8। तो इनका भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा या स्मॉल मल्टीपल होगा, वो मैं बाद में दिखा रही हूँ। तो समझ में आया। और एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि क्या है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट्स एक सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। तो जब दो अलग अलग एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो उनका जो रेशियो आएगा अलग अलग करके, तो उनका जो रेशियो आएगा वो जो रेशियो होगा, और वो जो अलग अलग एलिमेंट्स थे वो जब कंबाइन करेंगे उनका जो रेशियो होगा वो या तो सेम होगा या तो स्मॉल मल्टीपल्स होंगे इन रेशियोज़ के, ठीक है। दिखाती हूँ स्मॉल मल्टीपल वाला, ये समझ में आएगा, ओके। तो अब देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ना बना के
कार्बन डाइऑक्साइड ना बना के अगर CO बनाए, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए तो अब देखो रेशियो कितना आएगा, 12:16। ठीक है, तो 12:16 करोगे तो कितना आएगा देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इनका रेशियो कितना आया, इनका रेशियो आया 3:4। ठीक है, तो अब 3:4 मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आया था, 3:8। अब देखो 3:4 मतलब ऐसे लिख सकते हैं 3:4 × 2, इसका मतलब 8 हुआ। तो या तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा था, सेम रेशियो आ रहा था, या तो सेम रेशियो आएगा, या तो क्या होगा, उसका छोटा मल्टीपल आएगा। ओके, चलो ये वाला समझ में आ गया, तो क्लियर कर देते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। बाकी के जो लॉज है जैसे गे-लुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम्स और एवोगाड्रोस लॉ, वो बाद वाले वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।